हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र क्लास 10 का। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और आई थिंक आप पढ़ भी लिए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन फिर भी पढ़िए, यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। मानव नेत्र के पूरा डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें देख रहे हैं आपको, वो पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये जो फिगर देख रहे हैं ये मैं ही बनाया हूँ और थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह बन गया है, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चित्रकार नहीं हूँ, तो आपको समझाने के लिए ये फिगर बताया हूँ। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो पूरा मैं आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराऊंगा। फिर आपको जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं आंख में, उन सभी को बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव नेत्र होता है क्या है। ये देखिए, जो मानव नेत्र आप देख रहे हैं, जैसे कि आप आंखों में देख रहे हैं ना, या आपकी जो आंखें हैं उसी का ये संरचना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मानव नेत्र लगभग कैसा दिख रहा है। मानव नेत्र जो लगभग गोल टाइप का दिख रहा है, यानी कि देखा जाए तो पूरा गोल तो नहीं पूरा, लेकिन लगभग देखा जाए तो पूरा गोल ही की तरह है। तो ये जो गोल है इसको बोलते हैं नेत्र गोलक, यानी कि आंख का जो गोल वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका मस्तिष्क से जाकर के जुड़ा होता है, ब्रेन में, है ना, मस्तिष्क में जाकर के जुड़ा होता है। बाकी यहाँ पे देख रहे इतना बड़ा सारा आंख है, तो मैं आपके आंखों के यानी कि मानव के जो आंख है उसको बड़ा करके बताया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो बाहर वाली जो परत है, ये जो देख रहे हैं, या ये तो जो देख रहे हैं, इस जो गोल जिसको बना रहा, जो परत गोल बना रहा, वो आपका हो गया नेत्र गोलक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट पहले एक श्वेत नाम का एक यहाँ पे परत होता है जिसको बोलते हैं श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। तो एक्चुअली देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको पार्ट्स का नाम याद रखना है और पार्ट्स से इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो जानना है, ठीक है। कौन कहाँ पे होता है उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिगर से देख के आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो गोल बनता है तो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। आप आंख में भी देखते होंगे, किसी की आंख देखिए तो लगेगा थोड़ा सा आंख उठा हुआ है, तो ये उठा हुआ भाग यही है। और जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है और ये क्या है? छोटा सा ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक जल भरा होता है, जल, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव्य। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, यानी कि जलीय द्रव्य, कॉर्निया और नेत्र लेंस। तो ऐसे भी सवाल बनता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा जल भरा होता है, तो उसका नाम है जलीय द्रव्य नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक आयरिस होता है जिसको बोलते हैं पुतली, है ना, आयरिस, जिसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। यहाँ पे जो देख रहे पार्ट्स देख रहे हैं वो आपका आयरिस है। ये आपका जो दिख रहा है ऐसा जो किए हूँ मैं, ये आपका प्रकाश है, लाइट, ओके, लाइट जो कंट्रोल कर रहा वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयरिस है, पुतली है, सॉरी परितारिका, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परितारिका और इंग्लिश में बोलते हैं आयरिस, ठीक है। और ये आयरिस जो है आपको, ये जो पुतली देख रहे हैं इसको कंट्रोल करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहले तो मैं पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद एक एक पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, जो नेत्र लेंस है इसको एक मांसपेशी से पकड़े हुए हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट एक मांसपेशी है जिसको जो पकड़ के है नेत्र लेंस को कंट्रोल करके है। तो नेत्र लेंस को जो मांसपेशी जो पकड़ करके है उसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका है कचाव द्रव्य, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना, ये जो सबसे भीतरी में जो परत है, सबसे भीतर में जो परत है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे आपको। तो लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ है उसका नाम क्या है? कचाव द्रव्य। तो ये दोनों याद रखना कि कॉर्निया और नेत्र के बीच जो द्रव्य भरा होता है उसका नाम है जलीय द्रव्य, और नेत्र और रेटिना के बीच जो द्रव्य भरा हुआ है उसका नाम क्या है? कचाव द्रव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक पार्ट करके अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया क्या है? ये जो देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है, इसी से जो है प्रकाश परावर्तन यानी कि अंदर एंटर करता है। कॉर्निया से, कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्निया से, कॉर्निया लिख लेते हैं, प्रकाश जो है प्रवेश करता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रकाश प्रवेश करता है। कहाँ से? कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन भी करता है। प्रकाश का क्या करता है? अपवर्तन करता है, क्योंकि
ये क्या, जो कॉर्निया जो होता है ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। जाहिर सी बात है, पारदर्शी रहेगा तब तो प्रकाश का अपवर्तन कर पाएगा। तो पारदर्शी होने के कारण कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन करती है और नेत्र लेंस से होते हुए कहाँ पे जाती है? रेटिना तक जाती है, जिससे फोटो बनता है, फिर हम देख पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जाने कि कॉर्निया से प्रकाश इंटर करती है। अगर सवाल आए कि प्रकाश इंटर किस भाग से करती है, ऑप्शन दे देगा कॉर्निया, आइरिस, पुतली, तो आपको याद टिक लगाना, कॉर्निया से जो है प्रकाश इंटर करती है। और कॉर्निया कैसा होता है? पारदर्शी होता है, इसलिए प्रकाश इंटर करती है। ठीक है, उसके बाद ये जानिए कि कॉर्निया बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि संवेदनशील होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है। कॉर्निया बहुत ही संवेदनशील होता है। क्यों? इसलिए संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो है रक्त वाहिकाएं नहीं होते हैं, रक्त वाहिनियां इसमें नहीं होती, यानी कि ब्लड सेल जिसको बोलते हैं जी, ब्लड सेल इसमें नहीं होने के कारण, यानी कि खून इसमें नहीं होता है कॉर्निया में, इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील होता है। ओके, बहुत ही संवेदनशील होता है। इसी के कारण अगर आपके आंख में या कॉर्निया में थोड़ा सा भी अगर इंजुरीज हो जाएगा, थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा, तो आपको जो है इस कॉर्निया को ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कॉर्निया से ये है कि नेत्रदान जो करते हैं ना, नेत्रदान सुने होंगे, ऐश्वर्या राय अपने नेत्र को दान कर दी। तो नेत्र यानी कि पूरा नेत्र नहीं, सिर्फ क्या दान करती है? कॉर्निया। तो कोई भी जब दान करता है तो कॉर्निया को दान करता है। तो यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको देखने को मिला कि कॉर्निया से जो है आपका नेत्रदान करता है। कॉर्निया बहुत ही संवेदनशील होता है, प्रकाश का अपवर्तन विशेष होता है। और एक इम्पोर्टेंट है कि जो प्रकाश जो जाती है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो पूरा प्रकाश का 2/3% यानी कि 66 पॉइंट कुछ होता है, 66 पॉइंट इसके आधार पर होता है, 66% ही मानो, है ना। 2/3% यानी कि 66% जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि आपके आंख में प्रवेश करता है। तो ये रहा कॉर्निया के बारे में डिटेल्स, इसको नोट करवाना और आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो। अब हम लोग पढ़ते हैं जलीय द्रव, तो कॉपी पर नोट करते जाना या तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, देखिए इसका नाम ही है जलीय द्रव। जलीय द्रव नाम है क्यों? क्योंकि इसमें जो है 98% जो है पानी पाया जाता है। क्या? जलीय द्रव में जो कॉर्निया और रेटिना के बीच जो भाग है, जो आपका द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 98% पानी भरा होता है और उसमें जो बाकी पानी के अलावा जो है वो रहता है क्या? प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और प्रोटीन तो रहता ही है, लेकिन प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन रहता है? तो उसका नाम भी नोट कर लेना, एल्ब्यूमिन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन रहता है? एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन रहता है। ठीक है, और ये जो आपका जलीय द्रव जो होता है, जो जलीय द्रव भरा होता है, ये जो है ना कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉर्निया को पोषण देता है। ठीक है, कॉर्निया को क्या देता है? पोषण देता है। समझ गए? और उसके बाद यहाँ पे ये भी आपका जो जलीय द्रव होता है, ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन करता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो ये आपको समझना जरूरी कि मेन है कि जलीय द्रव में 98% पानी होता है, बाकी उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जलीय द्रव में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको याद रखना, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। ठीक है, तो तीसरा नंबर है आइरिस। अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेगा इसको नोट कर लेना कॉपी पर या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आइरिस, तो आइरिस का जो काम है वो दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम है क्या कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना किसका काम है? आइरिस का काम, यानी कि परितारिका का काम है। तो आइरिस तो याद रहता है लेकिन परितारिका भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा परितारिका या आइरिस, ये प्रकाश के अमाउंट को, कितना मात्रा प्रकाश अंदर जाए उसके अमाउंट को जो है कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? प्रकाश। जैसे कि हम धूप में जाते हैं
कभी अंधेरा में आते हैं। तो जो लाइट की जो मात्रा हमारी आंखों पे जो पड़ रही है, कभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, कभी अंधेरा हो जाता है, तो इसकी जो मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? आयरिस करता है। और इसका दूसरा काम है कि ये पुतली को भी कंट्रोल करता है, पुतली को कंट्रोल करता है, यानी कि पुतली को भी नियंत्रित कौन करता है? आयरिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आयरिस, यानी कि जो मानव का जो आँख होता है, तो देखे होंगे मानव का आंख अलग अलग टाइप का, किसी का ब्राउन, किसी का रेड, किसी का ब्लू, इस टाइप का। यानी कि आंखों का जो रंग होता है वो आयरिस के कारण होता है। आयरिस में ही आयरिस ही जिसका ब्राउन रहेगा, जिसका भूरा रहेगा, वो आयरिस ही के कारण ही, इसी में ही आप लिख सकते हैं, इसी में या इसी के कारण आंखों का रंग आपका ब्लू हो गया या ब्राउन हो गया या ग्रीन हो गया, है ना। किसी का आँख कैसे दिखता है? किसी का ब्राउन दिखता है, किसी का ब्लू दिखता है, किसी का ग्रीन दिखता है। तो ये किसके कारण दिखता है? आँखों का जो रंग है वो आयरिस के कारण ही दिखता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसका जो आंखों का जो रंग जो निर्धारित कर रहा है, यानी कि आँख का रंग तो आयरिस के कारण दिख ही रहा है, ठीक है, जो ब्लू है, ग्रीन है, लेकिन रंग को निर्धारित कौन करता है? तो ये आंखों के रंग को जो निर्धारित करता है उसका नाम है मेलानिन। क्या है? मेलानिन। आंखों के रंग को मेलानिन निर्धारित करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आंखों के रंग को निर्धारित कौन करता है? मेलानिन करता है। और दूसरा बात है कि आयरिस जो होता है वो पुतली को छोटा और बड़ा करता है। तो आंखों का जो पुतली होता है उसको कभी छोटा कभी बड़ा, यानी कि आप ऐसे यूँ समझो कि जब आप रोशनी में जाते हो, धूप में जाते हो, तो पूरा प्रकाश रहता है, तो आपका पुतली पूरा ओपन होता है। लेकिन जब अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको दिखता होगा, अंधेरा सा दिखता है कि नहीं दिखता? थोड़ा सा वक्त लगता है आपको पूरा देखने के लिए। धूप से आइए, तुरंत अंधेरे वाला कमरा में जाइए तो आपको पूरा अंधेरा दिखेगा। हालांकि कमरा अंधेरा नहीं होता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं क्या कौन सामान कहाँ है, और आपको भी थोड़ा सा कुछ सेकंड के बाद आपको भी सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो पुतली जो है ना वो छोटा हो जाता है। पुतली क्या होता है? छोटा हो जाता है। और इसको छोटा होना या बड़ा होना कौन कंट्रोल करता है? आयरिस कंट्रोल करता है। समझ गए इतना सारी बातों को? अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है पुतली। पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। हाँ, अब पुतली होता क्या है? कहाँ पर पुतली है? तो मैं आँख ऐसे उठा रहा हूँ, ये देखिए काला सा दिख रहा है आपको, और आपके भी आँख में होगा, है ना। तो काला सा जो दिखता है, जो धब्बा आँख में जो काला वाला जो पॉइंट दिखता है, वही क्या है? वही आपका पुतली है। जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, काला काला। अच्छा, पुतली का रंग जो काला क्यों होता है? क्या वजह है? उसको सफ़ेद भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए, ब्राउन भी होना चाहिए, लेकिन पुतली जो होता है, जो काला बिंदु धब्बा सा दिख रहा आँख में, वो काला क्यों है? तो सीधा सा इसका ये मतलब आंसर है कि पुतली जो है प्रकाश को पूरी रंग, प्रकाश में जो 7 रंग होता है उन सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, पूरा सोख लेता है। इसी कारण जो है पुतली का रंग क्या होता है? काला दिखाई पड़ता है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल यूँ हैं कि अगर आपको छाता है तो छाता काला क्यों दिखता है? तो काला ये दिखने का कारण ये है कि वो काला कपड़ा जो है, वो जो कपड़ा छाता वाला, वो प्रकाश के लाइट को पूरा कंट्रोल कर रहा है। प्रकाश में जो भी आपका कलर है, 7 कलर, उन सभी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण वो काला दिखता है। तो कोई भी वस्तु जिस रंग का दिख रहा है, साइंटिफिक का ये मानना है कि जो भी वस्तु जिस रंग का दिखता है उसका कारण ये है कि उस रंग को वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन काला दिखने के कारण काला जो है सभी रंग को कंट्रोल करता है, सभी रंग को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग क्या करता है, कपड़ा क्या करता है, काला कपड़ा या काला रंग सभी प्रकाश के जो रंग है उन सभी रंग को कंट्रोल करता है, अपने आप में समा लेता है, इसलिए काला दिखता है। तो सभी जब पूरा प्रकाश का कलर आपके पास आएगा तो गर्मी महसूस होगा। और कोई वस्तु सादा, ये बोर्ड आपको सादा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सादा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमको सादा दिख रहा है। कोई वस्तु लाल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लाल वस्तु को, लाल रंग को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो लाल दिखता है। ठीक है, आप कभी कभी देखोगे पुतली छोटा और बड़ा, कभी पुतली देखिए छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, क्यों? तो जब लाइट कम रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, लाइट जब कम रहेगा तो पुतली जो है छोटा हो जाएगा, है ना। पुतली कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाता है। लाइट कम, यानी कि जब अंधेरा में आप जाइएगा
या कम रोशनी में जब जाइएगा तो आपका जो काला वाला जो धब्बा जो पुतली है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे लाइट में ज़्यादा लाइट में जाइएगा तो पुतली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देते लाइट ज़्यादा होने पर पुतली बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा जब लाइट आएगा तो पुतली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस यानी कि जो नेत्र लेंस होता है। तो एक सवाल ये भी आता है कि जो मानव का जो लेंस होता है, मानव का जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो आपको पता होगा मानव नेत्र जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, मानव का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। और लेंस जो है प्रकाश को क्या करता है, फोकस करता है। प्रकाश को फोकस करता है कहाँ पर, रेटिना पर करता है फोकस। कहाँ पे करता है, रेटिना पे फोकस करता है। कौन, नेत्र जो लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, यही प्रकाश को कॉर्निया से होते हुए प्रकाश यहाँ पे आएगा और ये नेत्र लेंस को, प्रकाश को क्या करेगा, रेटिना पर जो है फोकस करेगा। रेटिना पे फोकस करेगा तब हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज बन पाएगा। और ये जो आयरिस जो देख रहे हैं, ये सॉरी आयरिस में सिलियरी मांसपेशियां, जो सिलियरी मांसपेशियां देख रहे हैं वो क्या करता है, नेत्र को छोटा या बड़ा करने में मदद करता है। जैसे कि छोटा बड़ा कैसे होगा, जैसे कोई वस्तु को हम देखते हैं करीब से, तो जब करीब से जब देखेंगे वस्तु को तो नेत्र जो आपका लेंस है वो बड़ा हो जाएगा, समझे। और जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो आपका नेत्र लेंस छोटा हो जाएगा। अब मैं जब आपको बताया हूँ कि नेत्र लेंस छोटा होता है बड़ा होता है, तो इसी से एक रिलेटेड बनता है सामंजन क्षमता। एक पॉइंट आता है सामंजन क्षमता। अब इसको समझ लो तो सामंजन क्षमता का डेफिनेशन खुद से लिख लोगे। देखो सामंजन क्षमता होता क्या है, ये जो लेंस देख रहे हैं आपका, जो ये लेंस, अगर लेंस बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेंस जो होता है अगर लेंस जो है मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब लेंस मोटा होगा तो फोकस जो होगा ना, जो आँख, जो ये जो लेंस है, अगर ये आँख, ये मान लें आँख है और लेंस है, तो ये जो फोकस बनेगा यानी कि फोकस जो है कम, यानी कि वस्तु के पास ही बनना शुरू होगा। फोकस जो बनेगा वस्तु के पास ही बन जाएगा, यहीं पे फोकस बन जाएगा। कब, जब नेत्र बड़ा होगा तब। तो नेत्र जब बड़ा होगा, और ये कैसे, ये बड़ा कब होता है नेत्र, जब हम पास के वस्तु को देखते हैं तो नेत्र क्या होता है, बड़ा हो जाता है। नेत्र लेंस जो है बड़ा हो जाता है। और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो ये नेत्र जो लेंस है वो हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा जब होता है तो इसीलिए ये नेत्र है, तो जब छोटा हो जाता है तो ये जो हमारा फोटो बनता है पृथ्वी में एकदम अनंत पे बनता है, अनंत दूरी से दूरी हम चीज़ को देख सकते हैं। तो कब देखते हैं, तो नेत्र लेंस का छोटा होना या बड़ा होना, नेत्र लेंस का छोटा होना बड़ा होना डिपेंड करता है किस पे, कि हम किधर नज़दीक देख रहे हैं या दूर देख रहे हैं। अगर नज़दीक देख रहे हैं तो नेत्र लेंस जो है बड़ा हो जाएगा, और अगर दूर देख रहे हैं तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो। दूर जब देख रहे हैं यानी कि फोकस जो है दूर पे पड़ रहा तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये जो छोटा होना बड़ा होना है ना, ये जो काम हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। यानी कि आपको नेत्र लेंस को जो कंट्रोल हो रहा, कभी छोटा हो जा रहा कभी बड़ा हो जा रहा, तो ये जो छोटा होना बड़ा होना यही आपको क्रिया क्या कराएगा, ये जो आपकी आंखों में जो क्षमताएं हैं, अगर कोई दूर देखे और उसका लेंस पतला हो जाए और नज़दीक देखे तो फिर मोटा हो ही नहीं, तो बोलो क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं नज़दीक की वस्तु दिखेगा नहीं, ऐसे नज़दीक की वस्तु नहीं दिख पाएगा। और अगर कोई नज़दीक देखे और मोटा का मोटा ही रह जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, तो मोटा के मोटा ही रह जाए तो फिर दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो ये बीमारी, तो अब ये बीमारी आपको पता है रिलेटेड बीमारी है कि जो पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बारे में डिफाइन से बताने वाले हैं। तो पहले यूँ ही समझ लो कि सामंजन क्षमता क्या है, कि जब हम नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो हमारा नेत्र लेंस बड़ा हो जाता है, और जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो हमारा नेत्र लेंस जो है छोटा हो जाता है। तो यही नेत्र लेंस का छोटा होना बड़ा होना क्या कहलाता है, सामंजन क्षमता कहलाता है। समझ गए, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं कचाव द्रव्य। कचाव द्रव्य जिसको बोलते हैं क्या, वर्चुअस ह्यूमर बोलते हैं। तो कचाव द्रव्य में 90%, इसमें भी कचाव द्रव्य भी 90% पानी होता है, ठीक है। इसमें भी जो है 90% कचाव द्रव्य में पानी होता है, और हमेशा जो है इसमें जो है हमेशा जो है अपवर्तन होते रहता है, ठीक है, हमेशा अपवर्तन होते रहता है, यानी कि कंटिन्यू अपवर्तन जो इसमें कंटिन्यू रहता है। जो हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जो नज़दीक की वस्तु देखते हैं, तो प्रकाश का जो अपवर्तन जो रेटिना के
रेटिना से टकराने के बाद, यानी कि यहाँ से जब जैसे ही इंटर करेगा तो पूरा द्रव्य भरा हुआ है, कचाव द्रव्य जिसको बोलते हैं। तो हमेशा जो है प्रकाश अंदर जाता रहता है, रेटिना पे जाते रहता है, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट काम ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है इसका कचाव द्रव्य का, कि इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब कोई आदमी मर जाता है तो इसके जो कचाव द्रव्य रहता है किसी भी आदमी का, तो उसको सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है, जिससे के कारण पता चल जाता है कि वो आदमी कितना पहले मरा है, ठीक है। तो कचाव द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि कितना कोई आदमी जो मरा है कितना पहले मरा है। अगर जांच हो तो पता चल जाता है इससे, कचाव द्रव्य से। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रेटिना, जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। तो सबसे अहम रोल इसका भी है, क्योंकि जब प्रकाश कॉर्निया से होते हुए जल द्रव को क्रॉस करते हुए रेटिना से पार कर करके कचाव द्रव से निकल करके जब रेटिना पर पड़ता है, तो सोच सकते हैं प्रकाश कितना जा रहा है। तो आपको बताया था कॉर्निया पर जो प्रकाश जो जाती है कॉर्निया से, वो टोटल प्रकाश का 2/3 भाग जाती है, यानी कि 66% ही प्रकाश जो है जाती है, बाकी नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना पर जब प्रकाश पड़ती तो फोटो बनता है, और जो फोटो बनता है वो कैसा बनता है आपको पता है। जो फोटो बनता है वो वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा की सीधा उल्टा बनता है। लेकिन ये दिमाग का कमाल है, ये जो नस जो दिमाग में जुड़ा हुआ है, ये दिमाग का कमाल है, जो आपको, मुझे और सबको जो देख रहे हैं वो सीधा बना करके दिखा रही है, समझ रहे हैं ना। तो रेटिना पर जो फोटो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया कि रेटिना पर फोटो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन बहुत सारे सोचते हैं वास्तविक और सीधा, क्योंकि हम देख रहे हैं वास्तविक तो देख रहे हैं और सीधा भी देख रहे हैं, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन ये क्या करता है, मस्तिष्क के कारण हम जो है उस वस्तु को सीधा देख पाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो नेत्र में जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, डिफेक्ट जो होता है नेत्र, उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, यानी कि नज़दीक का वस्तु दिख जाएगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं देखेगा। लेकिन ये वर्ड देखने से क्या पता चलता है, निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब नज़दीक, दृष्टि मतलब आँख, और दोष का मतलब क्या होता है, खराबी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका मतलब ये निकालते हैं नज़दीक का वस्तु में खराबी है जो देखने में, गलत। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ, इसका नाम ही ऐसा है, लेकिन इसका मतलब हम बताते हैं कैसे आपको निकट के वस्तु जो है क्लियर से दिखता है, और दूर का वस्तु कैसे क्लियर से नहीं दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु क्लियर से देख पाएंगे, ठीक है, याद रखना, नज़दीक की वस्तु क्लियर से देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु क्लियर से नहीं देख पाएंगे। इसका होने का कारण क्या है, ये जो देख रहे हैं आपका जो नेत्र गोलक है, ये जो नेत्र गोलक बढ़ जाता है, समझे। ये जो नेत्र गोलक क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखे नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र गोलक क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब नेत्र गोलक जब बढ़ जाएगा तो ये जो लेंस है और जो रेटिना है, इसकी बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नेत्र तथा रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। नेत्र और रेटिना, ये नेत्र है, नेत्र लेंस है, और ये रेटिना, इसकी जो बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब ये दूरी जब बढ़ जाएगा तो ये जो देख रहे नेत्र लेंस जो देख रहे हैं, ये आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया था कि नज़दीक की वस्तु जब देखते हैं तो आपका नेत्र लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और दूर की वस्तु जब देखते हैं तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। लेकिन जब आपको ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाएगा, तो ये जो नेत्र गोलक है, नेत्र लेंस है, ये आवश्यकता से ज़्यादा क्या होगा, मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस क्या होता है, आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है। अब जब नेत्र लेंस आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाएगा, यूँ समझो यहाँ पे जैसे मैं फिगर बनाई थी, मान लो कि ये आँख आपका है और ये आपका नेत्र लेंस है, तो ये मान लो दूरी बढ़ गया है ना, इसको बढ़ा लो, ऐसे दूरी बढ़ गया, और ये आपका जो नेत्र लेंस है ये मोटा हो गया। नेत्र लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। तो यहाँ से जो प्रकाश रेटिना पे जो बन रही है, अब ये जो प्रकाश जो बनेगी, यहाँ रेटिना यहाँ पे है
तो ये जो फोटो जो है ना, ये जो फोकस है, ये फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, फोकस दूरी कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि लिमिट बन जाएगा, आगे नहीं बन पाएगा, यहीं तक बन पाएगा फोकस दूरी। और जो आपका जो फोटो जो बन रहा, जो आंख में जो फोटो बन रहा, रेटिना है यहाँ पे, लेकिन फोटो बनेगा पीछे, रेटिना के पीछे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब आप ही बताओ, जब फोकस दूरी कम जाएगा, नेत्र गोलक बढ़ जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जब बढ़ जाएगा, और ये जो नेत्र लेंस है इसकी मोटाई काफ़ी बढ़ जाएगी, आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि जहाँ पे फोकस जा रहा आपका, वहीं तक आपको क्लियर दिख पाएगा। ठीक है, जहाँ पे फोकस आपके आंख का पड़ रहा, वहीं पे क्लियर दिख पाएगा। तो क्लियर कैसे दिखेगा, यहाँ पे जहाँ पे फोकस बढ़ जाएगा, तो फोकस दूरी क्या होता था, कम जाता है, और फोटो बनना चाहिए रेटिना पर ना, रेटिना से पीछे बनता है। अगर रेटिना पर फोटो बनता है तो क्लियर है, आपको ना तो निकट दृष्टि दोष है, ना तो दूर दृष्टि दोष है। लेकिन अगर रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर कैसे किया जाता है, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करते हैं, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, अपसारी, सॉरी, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, और ये लगाते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं। यानी कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देना, हाँ, नज़दीक की वस्तु दिखाई दे देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका फोकस लेंस, फोकस जो बिंदु है, ये देख नेत्र लेंस के पास है। तो जहाँ पे आपका आंख का जो नेत्र लेंस है, इसी के करीब में फोकस बन रहा, तो वहीं तक क्लियर दिख पाएगा। लेकिन दूर की वस्तु अगर देखना चाहेगा इस प्रॉब्लम वाला व्यक्ति, यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति, तो उसको नहीं दिख पाएगा दूर की वस्तु सही से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, यानी कि निकट का दृष्टि दोष, नज़दीक का क्लियर दिखना, लेकिन दूर का क्लियर नहीं दिखना। और ये बीमारी आजकल जो है काफ़ी आम होया हुआ है। जैसे मुझे देख लो, और भी आप लोग हो गए, तो उन लोग का ऐसा क्या है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि नज़दीक को क्लियर दिखना, नज़दीक क्लियर दिखेगा, लेकिन दूर में धुंधलापन दिखाई देगा। तब इसके लिए चश्मा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस चश्मा रहेगा। वो क्या करेगा, दूर की बिंदु जो जहाँ तक मेरा फोकस होना चाहिए उसको कंट्रोल कर देगा, और वहाँ तक लिमिट हो जाएगा, ताकि हम जिस तरह से, जिसके पास स्वस्थ जो आँख है, जिस तरह से वो देखता है, उसी तरह से हमारा जो लेंस है वो उस तरह से देखने में मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया समझ में आ गया होगा। बस ये मत कंफ्यूजन रखना कि इसमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है, उल्टा समझना। ठीक है, क्योंकि ये फिगर से समझ जाएंगे आप कि नज़दीक, जब फोकस दूरी कम जाएगा तो हमको तो नज़दीक की वस्तु दिख जाएगा, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका है मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे लिख लेते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी आपका जो ऑप्शन में यही इंग्लिश वाला वर्ड देता है कि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एक इंग्लिश वर्ड घुसा देगा। ठीक है, तो आप याद रखना हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। अब जस्ट लाइक इसका उल्टा, नेत्र निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, नेत्र गोलक बढ़ जा रहा था। अब इसमें जो नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या होगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। अब बोलो, जब नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा तो ये लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बोलो, कम जाएगा, है ना। नेत्र तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाएगी तो देखो ये आपका नेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। तो जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाएगी तो ये जो नेत्र लेंस है, ये जो नेत्र लेंस जो देख रहे हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, ये जो नेत्र लेंस है वो आवश्यकता से ज़्यादा पतला हो जाएगा, पतला यहाँ पे हो जाएगा, पतला। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं नेत्र लेंस आवश्यकता से ज़्यादा पतला हो जाती है। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा पतला हो जाती है, यानी कि जो नेत्र लेंस है इसको जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा पतला हो जाती है। अब जब ज़्यादा पतला हो जाएगी तो ये आपका जो रेटिना है यहाँ पर, और ये जो आपका फोकस दूरी, तो इसका जो फोकस दूरी क्या हो गया,
बढ़ गया, अब पता नहीं चला कहाँ तक, अनंत तक आप देख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो आपको ये सवाल में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में काम आएगा कि जब दूर दृष्टि दोष जब होता है तो उसका जो फोकस दूरी का होगा घटेगा कि बढ़ेगा? तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। नेत्र लेंस का होगा पतला हो कि मोटा हो जाता है, तो नेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपका जो रेटिना यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो आपका फोटो बनना चाहिए रेटिना पर, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के सामने, यानी कि यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के सामने बनता है। तो समझ गए आपका दूर दृष्टि दोष कैसे होता है? जब प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, ये जो नेत्र लेंस जो है आवश्यकता ज़्यादा पतला हो जाता है और ये जो फोकस दूरी उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसके ये जो प्रॉब्लम आ गया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया जो प्रॉब्लम आ गया, तो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करते हैं? कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब हम पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तीसरा नंबर जरा दृष्टि दोष। एक्चुअली देखिए ये एक दोष क्या है, तो इससे पहले हम बैक आते हैं। आपको भी बताया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में तो सारा प्रॉब्लम बता दिए थे कि नेत्रगोलक बढ़ जाता है निकट में और दूर में नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। उसी तरह से ये जो सिलेरी जो मांसपेशियां हैं, ये जो है निकट दृष्टि दोष में सिलेरी मांसपेशियां बढ़ जाता है, ठीक है। सिलेरी मांसपेशियां बढ़ जाता है। जब नेत्रगोलक बढ़ेगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जब दूरी बढ़ेगा तो सिलेरी मांसपेशियां भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो ये दोनों क्या होता है? कम जाता है। तो सिलेरी मांसपेशियां की मोटाई भी क्या होता है? कम जाता है। लेकिन जब जरा दूर दृष्टि दोष होता है तो ना तो बढ़ता है ना कमता है। और ये अक्सर किसको होता है? अक्सर ये जो बूढ़े लोग को, यानी कि 60 साल जो प्लस वाले हैं ना, उसको ये बीमारी होता है, ठीक है ना। 60 साल के जो प्लस वाले जो मनुष्य है, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो दादा हो गए हैं, परदादा हो गए, नाना, उनको ये बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण होता है ये कि ना तो पास की वस्तु को देख पाते हैं ना तो दूर की वस्तु को देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले तो ये है ना भाई कि नज़दीक का तो हमको दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। लेकिन दूर दृष्टि वाले क्या है कि दूर का दिख रहा, नज़दीक का नहीं दिख रहा। लेकिन जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों प्रॉब्लम आ गया, ना तो उसको नज़दीक का दिखेगा ना तो उसको दूर के दिखेगा। तो उसका जो लेंस होगा उसको अब वो बीमारी भी तो दूर करना पड़ेगा, है ना। तो देखते होंगे आपके नाना के या नानी के या दादा के पास जो चश्मा जो लगा होता है वो होता है बायोफोकल लेंस। कौन होता है? बायोफोकल, याद रखना, बायोफोकल लेंस। क्या होता है? बायोफोकल लेंस होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बायोफोकल जो लेंस होता है, इसमें आपका ये कुछ इस तरह से होता है लेंस। ये देखो, ये मान चश्मा है तो इसमें कुछ इस तरह से ऐसे बना रहेगा, ठीक है। आप देखे होंगे चश्मा में इस तरह से बना रहेगा। तो नीचे वाला लेंस जो होता है वो आपका क्या रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा, और ऊपर वाला लेंस जो रहेगा अवतल लेंस रहेगा। तो दोनों लेंस उसी मिला होता है। बायोफोकल लेंस में जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, वो दोनों लेंस का मिला होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? बायोफोकल लेंस बोलते हैं। समझ गए? अब एक और प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है? अस्टिग्मेटिज्म। ये बीमारी होता है एक आँख में। इसमें क्या होता है? इसमें जो रोग होता है तो ये दूर और नज़दीक से देखने का मतलब नहीं है। इसमें क्या आना है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने में प्रॉब्लम होता है। यानी कि ऐसे चीज़ ये मतलब सही से देख नहीं पाता कि ये ऐसे है या ऐसे है, यानी कि क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर, ये समझ नहीं आ पाता, उसको कंट्रोल नहीं हो पाता कि क्या है। तो ये जब होता है जब किसी को, तो इसको जब दूर करना होता है तो पता है क्या आपको? बेलनाकार का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। याद रखना, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं एस्टिग्मेटिज्म जब बीमारी होता है। अच्छा, जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं, तो उसका जो फोटो, यानी कि जो फोटो हमारे दिमाग में बनता है, वो जो बनता है 1/10 सेकेंड। क्या बनता है? 1/10 सेकेंड तक दिमाग में फोटो प्रेजेंट रहता है, फिर डिलीट। यानी कि आपके याददाश्त पे डिपेंड है कि आप जिंदगी भर याद रखो फोटो को, लेकिन दिमाग पर जो फोटो का जो असर है वो 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। समझ गए? अब एक पॉइंट और आपका रह गया है
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण रह गया है, उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश का जो वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब अलग अलग हो जाना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो एक न्यूटन नाम का व्यक्ति थे, वैज्ञानिक है न्यूटन, उन्होंने सबसे पहले, एक भी ऐसा भी सवाल आता है कि न्यूटन जो है सबसे पहले प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण किया था, यानी कि 7 रंग में बांटा था। तो जब यहाँ से हम एक श्वेत प्रकाश जब गुजारेंगे तो यहाँ से हमको 7 रंग मिलेगा। कैसे रंग मिलेगा? 7 रंग मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये 7 रंग हुआ, ठीक है। इसको मैं यूं कर लेता हूँ। और जो 7 रंग आपको दिखता है ये आपका क्या है? श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश है। तो जो प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी कि प्रकाश का जो वर्ण होता है वह श्वेत प्रकाश के रूप में होता है। और सबसे पहले किसने ऐसा किया था? न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म पर ऐसा करके देखा था। तो ये जो कलर बना था, ये जो 7 रंग जो बटा था वो बटा था बैजानी पिनाला, यानी कि बैगनी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बैजानी पिनाला, ऐसा बना था, ठीक है, बैजानी पिनाला, ठीक है। अब ये 7 रंग है, यानी कि किसी भी प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है, बैजानी पिनाला, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो शॉर्टकट में, बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होता है बैजानी पिनाला। इसके बाद क्या होता है कि जब प्रकाश का 7 रंग होता है तो इसमें कुछ विक्षेपण भी होता है, वर्ण का विक्षेपण भी होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, फिर उसका प्रकाश का तरंगदैर्ध्य डिपेंड करता है। तो देखो यूँ समझो, यहाँ पे यूँ समझो, सबसे ऊपर में कौन है? लाल है, लाल है ना, सबसे ऊपर में कौन है? लाल है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। और जो बैगनी है इसका तरंगदैर्ध्य जो है सबसे क्या होगा? सबसे कम होगा। तरंगदैर्ध्य जो बैगनी का सबसे कम होगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। लेकिन अगर प्रकीर्णन के बारे में देखें, है ना, प्रकीर्णन, तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। प्रकीर्णन को बोले या विक्षेपन बोल सकते हैं। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा, यानी कि प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और तरंग का जो है बैगनी का जो है उसका प्रकीर्णन जो है ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन या विक्षेपण जो है सबसे ज्यादा होता है, कम होता है, और बैगनी का जो है विक्षेपण यानी कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब ये देखिए, एक और यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि जब आप इंद्रधनुष देखते हो, इंद्रधनुष भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि 7 रंग, यानी कि जब आप इंद्रधनुष देखते हो तो वो भी 7 रंग दिखाई देता है। और इंद्रधनुष कब दिखता है? जब बारिश जब होता है तो आपको जो जिधर सूरज निकले, बारिश होने के बाद जिधर सूरज निकल रहा उसके उल्टा, यानी कि अगर सूरज जो है पश्चिम में दिख रहा, हमको सूरज पश्चिम की तरफ है, तो आपको जो इंद्रधनुष जो दिखेगा वो पूरब में तरफ दिखेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि तारा जो टिमटिमाता है इसका कारण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण ही है, यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण जो है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण भी तारा टिमटिमाता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण भी टिमटिमाता है, और वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से भी तारे का रंग जो है क्या होता है? टिमटिमाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखते हैं कि सूर्य जब निकलता है या डूबता है तो लाल रंग दिखता है। कैसे दिखता है? लाल रंग दिखता है। लेकिन सूर्य जब दोपहर के टाइम जब आ जाता है तो पूरा नजदीक, यानी कि आपको लाल रंग गायब। क्यों ऐसा होता है? तो देखो, लाल रंग जो है, जो सूरज की किरणें जब नजदीक पड़ता है, ठीक है, यानी कि जब सूरज डूब रहा होता है या सूरज निकल रहा होता है, तो उस वहां से लेकर मेरे पास तक वहां जो दूरी है, काफी दूरी बना हुआ है, काफी दूरी होता है। और जो बीच में जो कण होता है ना, कण, वहां से प्रकाश, लाल रंग का जो प्रकाश को निकलने में काफी समय लगता है। क्योंकि आपको पता है कि सूरज एक आग का गोला है, तो लाल रंग तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना, लाल रंग तो दिखेगा क्योंकि आग का गोला है सूरज। तो सूरज वहां से लेकर यहाँ तक काफी दूर है,
तो आप बोलेंगे सर काफ़ी जब दूर है तो उसका रंग हमको लाल क्यों दिखता है, दूर है तो फिर लाल नहीं दिखना चाहिए। तो जो लाल क्यों, जो उससे जो लाल रंग का लाइट निकल रहा सूरज से, तो बीच में जो वायु में जो कण मौजूद है वो बहुत सारा, इतना सारा कण है कि एक दूसरे से टकराते 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 हमको लाल दिखता है। उसी तरह से डूबते वक्त भी वही दिखता है, निकलते वक्त दिखता है। लेकिन जब 12 बजता है तो हमारे बहुत नज़दीक होता है, बीच में जो कण होता है आपस में बहुत कम होता है, तो इसके कारण हमको क्या आता है, उस टाइम जो सूरज पूरा श्वेत यानी कि सफ़ेद टाइप का देखने को मिलता है। अब आपका एक दो सवाल और होगा कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। तो अभी पढ़े हैं बैगनी, हाँ नीला रंग। तो नीला रंग देखो, लाल रंग और लाल रंग से ज़्यादा नीला रंग है, तो जाहिर सी बात है नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा लाल रंग से, है ना जी। तो लाल रंग या नीला रंग चूँकि आसमान नीला दिखाई पड़ता है, तो नीला रंग का जो प्रकीर्णन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी फैलाव होता है, इसलिए हमको आसमान क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। और उसी से रिफ्लेक्ट जब होता है, यानी कि परावर्तन जब होता है, जब आपका समुद्र के पानी पे जब पड़ता है तो पानी भी हमको नीला नीला दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये लेसन पूरा क्लियर हो गया। मानव नेत्र से स्टार्ट करके उसके पूरा पार्ट्स के बारे में आपको अंडरस्टैंड किया हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके आंखों में, यानी कि मानव के आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वो किस लिए प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करते हैं, कौन कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सारा पढ़ा चुका हूँ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेगा। और फिर इसके अलावा जो वर्ण वाला है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया हूँ। इसके अलावा जो आपका जो सब्जेक्टिव सवाल बनता है उसको मैं हैंड राइटिंग बनाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा, हैंड राइटिंग नोट्स, और आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिस तरह से आप पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि पूरा लेक्चर समझाया था, उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, इसी तरह से मैं इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करूंगा। तो चलो फिलहाल यहाँ पे वीडियो को लास्ट करते हैं, लेकिन लास्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर आपको मेरे से जुड़ना है, अगर आपको लगता है मैं सर से कुछ प्रॉब्लम फेस करूँ, कुछ प्रॉब्लम सर को बताऊँ, तो हो सके मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ मे भी। तो आप ना टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ठीक है, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। ये आपका 10th क्लास वाला, सिर्फ 10th क्लास के लिए है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, 900 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ गए हैं। वहाँ पे आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और एक और ग्रुप है AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF नाम का है, AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ PDF भेजा जाता है, हालांकि PDF इसमें भी भेजते हैं, PDF इसमें भी जाता है, लेकिन इसमें जब सब क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से तो पता नहीं चलता कि PDF कहाँ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ PDF रहेगा। तो दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और जहाँ तक हो पाए मेरे से नॉलेज लो, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स भरो, क्या आपको लगता है, कुछ मशवरा दीजिए, कुछ राय दीजिए, क्या इसके प्रति क्या आपको लगता है, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।